हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब तक मैं आपको क्या पढ़ाई थी? अब तक मैं आपको ये पढ़ाई थी कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, बट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज कब होता है। तो डिस्चार्ज आखिर पढ़ना क्यों है? हमने ये पढ़ा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो क्या होता है कि पार्टीज के बीच में राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि पार्टी को फुलफिल करना होता है, और अगर पार्टी उसे फुलफिल नहीं करती, नहीं फॉलो करती, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कोर्ट कचहरी, हमारे पास रेमेडीज होती हैं। लेकिन अब हम लोग बात करें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एक रिलेशन में पार्टीज ने एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उससे कब आज़ाद होंगे, एक दूसरे से कब आज़ाद होंगे। आज़ादी बेसिकली क्या है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज़ादी है। मतलब अब पार्टीज जो है वो क्या है? बाउंड नहीं रहेंगे, अब कोर्ट कचहरी नहीं हो सकता है, अब इन लोगों के बीच का रिलेशन जो है वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो ये है हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या तरीके हैं डिस्चार्ज करने के, यही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। चलिए, अब क्या क्या तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। सबसे पहला तरीका है बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली 5 तरीके हैं बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चौथा बाय एग्रीमेंट और नोवेशन, पांचवा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है, देखो जितना उसके हिसाब से CUT PG के हिसाब से नेसेसरी है, मैं उससे ज़्यादा ही आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है। मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन से एक बार देखिएगा। चलिए, पहला तरीका है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होता है इसमें, जो पार्टीज रहती हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि चंगू मंगू जो है आपस में उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। क्या एंटर किया कि एक जो है इसमें से PPT देगा, वो कितने 2000 रुपीज़ में PPT दे रहा है अपनी। तो ये जो चंगू मंगू ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने PPT दे दिया, इसने 2000 रुपये दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म। क्या हो गया? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये क्या है, मतलब जो इन लोगों के आपस के टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको पार्टी ने क्या किया है? उसे परफॉर्म कर दिया है, उसे फुलफिल कर दिया है। अब उन लोगों को कुछ फुलफिल करने के लिए है ही नहीं। बात किसकी हुई थी? PPT की, और 2000 रुपये की। चंगू को 2000 रुपये मिल गए, मंगू को PPT मिल गई, बात खत्म। इन लोगों के बीच का कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो एक चीज़ ये है। और अगर हम लोग सेक्शन 37 को पढ़े, आप लोग बेयर एक्ट में पढ़ लेना, है ना। और अगर सिर्फ एग्जाम देना तो ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, बट आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। समय कम है तो नहीं पढ़िएगा, अभी इसी पे ध्यान दीजिए। तो जो सेक्शन 37 है वो क्या बात कहता है? सेक्शन 37 ये बात कहता है, एक और चीज़ कहता है ऑफर टू परफॉर्म। मतलब जो पार्टी है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो चंगू और मंगू, ठीक है, यहाँ पे जो चंगू है वो PPT देने के लिए तैयार है, बट मंगू लेने के लिए तैयार नहीं है। हार्ड कॉपी दे रहा है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, वरना आप तो बोलोगे ना कि व्हाट्सएप कर देगा, मेल कर देगा, नहीं, हार्ड कॉपी ये देने के लिए तैयार है, बट मंगू लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कल को मंगू ये नहीं कह सकता कि चंगू ने मेरे को PPT नहीं दिया। मंगू के जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई, मंगू का चंगू के अगेंस्ट कोई राइट नहीं, क्योंकि चंगू तो कह रहा था ना भैया कि ले लो PPT। अब तुम नहीं ले रहे तो तुम्हारी गलती की सजा चंगू को तो नहीं मिलनी चाहिए ना, तुम खुद नहीं ले रहे और कल को जाके चंगू को सू कर दोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। कौन सा अर्धकुकुट न्याय है ये, है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब लेकिन कुछ चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना है कि मैंने कहा यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया था ऑफर टू परफॉर्म। अब ऑफर टू परफॉर्म के साथ कुछ कंडीशंस हैं। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मंगू जो है, उस चंगू कह रहा है PPT देने के लिए, बट मंगू नहीं ले रहा, तो इसमें कुछ कंडीशंस है। अब पता चले चंगू जो है आधी रात को बोल रहा है आके PPT ले लो, आधी रात में, रात के 2-3 बजे सो रहा है, वो आके कह रहा है PPT ले ले। या फिर मंगू मान लो क्या कहते हैं कि उसकी मीटिंग है, बहुत मतलब एंटरप्रेन्योर है मंगू, तो क्या कहते हैं कि अब सोचो लॉ पढ़ रहा है, हाँ उसका शौक है लॉ पढ़ने का, तो वो क्या है एंटरप्रेन्योर है, और वो क्या कर रहा है, वो उसकी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के टाइम पे कह रहा है आके PPT ले लो, तो वो भी नहीं अलाउड है ना। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। ऑफर टू परफॉर्म ये नहीं कि कभी भी मुंह उठा के अगर कह दो कि लो भाई मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तुम ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या क्या कंडीशंस है? तो सबसे पहली चीज, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या? प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। मैंने बताया आधी रात को नहीं, और सही जगह पे होनी चाहिए। आप यहाँ पे और कह रहे हो कि लंदन में आके PPT ले लो, तो कुछ भी बातें चल रही है ना।
अगली चीज़ क्या है कि ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए कि जो प्रॉमिसर है उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि उसे मतलब ये लगना चाहिए कि वो विलिंग है परफॉर्म करने के लिए, वो ले सके चीज़ें। मैंने बताया कि मीटिंग में तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। अगला क्या है, द प्रोमिसी, ये वर्ड है प्रोमिसी लिखा है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जो प्रोमिसी है उसके पास मतलब मौका रहना चाहिए कि चीज़ों को देख सके कि जो उसने दिया है वो सेम है या नहीं। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो है मेरे को राइस सप्लाई करना है ना, राइस सप्लाई करना है। अब मान लो मैं यहाँ पे 1 महीने के लिए जगह पे रहने ही वाली नहीं हूँ। अब मैं एक बार देखूंगी ना कि राइस कैसा है, अब मैं देख नहीं पाऊंगी, या फिर चलो मान लो, या फिर ऐसा है कि मैं कह रही हूँ कि उससे मैंने बोला राइस सप्लाई करने के लिए, बट मैंने कहा कि राइस सप्लाई करना, बट मुझे पहले एक बार चावल दिखा देना किस तरीके के चावल हैं। बट आप क्या करो, चावल नहीं दिखा रहे, मुझे लाके सीधा दे रहे हो, तो मैं मना कर दूंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे हम तो चावल दे रहे थे, ऐसे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यही रीजनेबल चीज़ें हैं, बहुत ही रीजनेबल चीज़ें हैं, मतलब जो एक आप कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। और पूरे ट्रांजैक्शन का होना चाहिए ऑफर, मतलब अगर मैंने बात करी है जो भी मेरा पूरा ट्रांजैक्शन पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोलोगे कि चलो मैं आधा कर देता हूँ, आधे की देखी जाएगी, नहीं, पूरा होल। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, होल वर्ड लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसी के कुछ चीज़ें, कुछ पार्ट्स है, जैसे मैंने बताया ना कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने शुरुआत में दिखाया था जब हम पढ़े थे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीज़ें थी, जैसे कि परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म, कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, तो इसके सब पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म का मतलब। दूसरा है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। तो देखो नॉर्मली अगर मान लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे इस तरीके का है जिसमें कि पार्टी को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने किसी म्यूजिशियन को हायर किया है, गाना गाने के लिए, तो मैं जो म्यूजिशियन से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वहाँ पे मैं चाहूँगी ना म्यूजिशियन ही गाए, म्यूजिशियन कल को अपना असिस्टेंट भेज दे और वो सारे गानों को अलग ही धुन में लेके चला जाएगा, तो वो मतलब साफ साफ सीधी बात पता चल रही है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे म्यूजिशियन यहाँ पे गाए, मैं ये नहीं चाहती कि उसका आगे कोई असिस्टेंट गा दे। जो म्यूजिशियन है मैं चाहती हूँ वही गाए। और लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है कि कोई तीसरा इंसान भी कर सकता है, तो ठीक है, वो तीसरा इंसान को भी अलाउ किया जा सकता है। सपोज़ मैं कह रही हूँ कि मेरे को पीपीटी देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि चंगू ही आके मंगू को पीपीटी देगा। अब मान लो चंगू मेन इंसान हो, पीपीटी बना रहा है, तो उसके एजेंट्स हो सकते हैं। टेंगो मैंगो से कह सकता है वो, है ना, उसके, अब टेंगो मैंगो नाम से मत कंफ्यूज हो जाना, मतलब उसके एजेंट्स हैं, तो उसे जाके पीपीटी दे देंगे। तो मंगू कल कोई नहीं कहेगा चंगू भैया तुम तो खुद नहीं आया तो मैं क्यों लूँ, ऐसे नहीं होगा, है ना। और अगर मान लो क्या कहते हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई तीसरा इंसान उस प्रॉमिस को परफॉर्म कर रहा है और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप मना नहीं कर सकते हो। अब आपका जो भी रिलेशन था ख़त्म, ऐसा माना जाएगा कि जो सामने वाला पार्टी है उस अपना काम कर दिया है, अब बाकी आप जानो। या तो आपको शुरू में मना कर देना चाहिए था कि मैं इससे नहीं लूँगा। चलिए अगला देखते हैं जॉइंट प्रोमिसेस। जॉइंट प्रोमिसेस हमारा सेक्शन 42 से लेकर 45 के बीच में दे रखा है। क्या होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा पार्टीज रहती हैं, तो मतलब सबकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसके रिगार्डिंग रूल्स हैं, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो सेक्शन 42 क्या कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने आपस में कोई जॉइंट प्रॉमिस कर रखा है, तो सारे लोग को या फिर जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव या सर्वाइवर है उन लोग को मिल के उस प्रॉमिस को फुलफिल करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, चंगू ने मंगू और टंगू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया पीपीटी देने का, और इन लोगों ने वादा किया 2000 रुपये देने का, तो मिल के दोनों 2000 रुपये देंगे, ये 1000 देगा। अगली चीज़ क्या, देखो आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है कि मंगू ही देगा टंगू ही देगा, वो बात अलग है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस सिचुएशन में हम लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन 43 क्या कहता है कि जब जॉइंट प्रोमिसेस हैं, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो यहाँ पे जो प्रोमिस है वो किसी एक इंसान को भी कह सकता है कि भैया आप जो है आप फुलफिल करो। मतलब चंगू जो है मंगू को भी सिर्फ कह सकता है, चाहे तो सिर्फ टंगू को भी कह सकता है, उसमें कोई रोकथाम नहीं है। अब अच्छा, सेक्शन 43 में ना कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं, इसको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने लिख दिया कि इनकेस आपको क्यूरियोसिटी हो तो, मतलब मैं ये नहीं चाहती कि आप पॉइंट्स मिस आउट करो, क्योंकि बाद में भी तो आपको काम आना ही है ना। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि हम किसी को भी कंपल कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, जैसे मंगू टंगू है तो मैं सिर्फ मंगू को भी कह सकती हूँ और सिर्फ टंगू को भी कह सकती हूँ। दूसरी चीज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, और तीसरी चीज़ है शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर मिलके देंगे, जिसको जितना देना है वो मिलके देंगे। जैसे मंगू और टंगू, मंगू जो है वो हार्ड कॉपी रख रहा है पीपीटी की, है ना, और टंगू को जो है हार्ड कॉपी नहीं दिया, तो नेचुरली जो मंगू है वो ज़्यादा पैसे देगा और टंगू जो है वो कम पैसा देगा। तीसरा शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी, मान लेते हैं मंगू ने सारा पैसा दे दिया, तो टंगू जो है वो क्या करेगा, टंगू जो है उसे कंपनसेट करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला बात करते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस।
तो सेक्शन 46 ये कहता है कि अगर कोई टाइम फिक्स नहीं किया पार्टीज़ ने, अगर टाइम फिक्स किया तो उसी टाइम करना है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर सपोज पार्टीज़ ने कोई टाइम ही नहीं फिक्स किया है तो रीज़नेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। अब रीज़नेबल टाइम क्या, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। जैसे कई जगह बिजनेस जो रात को ही वो काम होता है, तो भैया वो आपको रात को ही करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो दिन में होता है तो आपको दिन में करना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन 47 क्या कहता है कि कुछ दिन डिसाइडेड है तो उसी दिन पे करना पड़ेगा। अब दिन मतलब ये नहीं कि आधी रात को, अब मैं बोलूँगी कि 24 तारीख को करना तो 24 तारीख को रात को 12 बजे आप आ गए, नहीं, यूजुअल बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं असाइनमेंट सबमिट करना है, तो असाइनमेंट सबमिट करना है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे गूगल क्लासरूम होगा, मैं बोलूँगी भाई 24 सबमिट करना है, तो 24 को रात को 12 बजे तक देना, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो यूजुअल बिजनेस आवर्स में होता है ना। अब ये जब आपने सेक्शन पढ़े तो उसके साथ सेक्शन 55 भी आपको देख लेना चाहिए। अगर मान लो ये सेक्शन 55 हमें ये बताता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने कोई टाइम डिसाइड कर रखा है, कि इसी टाइम के दौरान आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, लेकिन उस टाइम के दौरान आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो क्या होगा। तो जो मेन जानने वाली बात है, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ मैं मना कर सकती हूँ, मतलब मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए मना कर सकती हूँ। मैं कहूँगी कि जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी है, तो मुझे जन्माष्टमी पे क्या करना था, भगवान को भोग लगाना था, तो और मुझे भगवान को भोग लगा के प्रसाद बहुत ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब वो स्वीट्स लेके आते हैं, जन्माष्टमी के बाद लेके आते हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं क्यों लूँगी, है ना, तो मैं मना कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ है, अगर मान लो क्या कहते हैं कि मैंने जन्माष्टमी के टाइम पे मंगाया, वो जन्माष्टमी के टाइम पे नहीं लाते हैं और मैंने इतने सारे लोग को बुलाया था, तो मेरे को उसकी वजह से कुछ नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कौन करेंगे, उसकी भरपाई जो है वो पार्टी करेगी। और एक और चीज़ है, अगर मान लो एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ, अगर मान लो एक बारी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है, इसमें क्या कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ सप्लाई होती है, मान लेते हैं पनीर सप्लाई होता है, पनीर, कर्ड, मिल्क, कुछ भी, है ना, तो ये कोई पर्टिकुलर लोग हैं मुझे सप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ, आज जो था फेस्टिवल का टाइम था, तो बहुत ही स्वीट्स वगैरह बिकते हैं, बहुत मिल्क रिलेटेड चीज़ें बिकती। अब क्या होता है, मुझे मिल्क सप्लाई ही नहीं करते हैं। नॉर्मली मुझे मिल्क 50 रुपये का देते थे, अब मुझे बाहर से खरीदना पड़ा, और मुझे पड़ता है 80 रुपीज़ का। तो जो 30 रुपये का गैप आया है ना, ये मुझे आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है। और अगली चीज़ है, अगर मान लो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, ऑल्दो मैंने बोला था कि इस टाइम पे होना चाहिए, लेकिन आप लेट लेके आते हो, जैसे जन्माष्टमी के टाइम मैंने स्वीट्स मंगाया था, पर अब जन्माष्टमी के टाइम नहीं लेके आता, उसके बाद लेके आता, तो मैं सोचूं कोई बात नहीं, लगा कि हर एक दिन सेलिब्रेशन है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अब भगवान को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मैं बाद में ये नहीं बोल सकती कि आपने मुझे जन्माष्टमी पे ला के नहीं दिया। आई होप ये पहला क्लियर हो गया, पहला डिस्चार्ज क्लियर हो गया, यही था सबसे बड़ा, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। तो पहले क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला है हमारा डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, कि सपोज आप लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो आप लोगों ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करी होंगी, सही बोल रही हूँ। अब आप लोगों ने जब टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करी थी और आप उसे फॉलो नहीं करते, आप उसे फुलफिल नहीं करते, तो क्या किया आपने, ब्रीच किया, तो उससे भी डिस्चार्ज होता है, क्योंकि अब आपने ब्रीच कर दिया। तो अगला स्टेप क्या होगा, अब आपको कंपनसेशन या डैमेजेस जो भी है वो सब देना पड़ेगा, बट उसके बाद आप लोग क्या हो जाते हो, आज़ाद हो जाते हो। तो ये जो ब्रीच है ना, अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्या लिखा है, विच इजंट एक्सक्यूज और डिस्पेंस्ड, मतलब अगर लॉ में लिखा है कि आपको नहीं परफॉर्म करना, जैसे आप लोग के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट क्या हुआ कि सपोज कोई बाहर की एक फॉरेन कंट्री थी, उधर की किसी एक इंसान से और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अब मान लो वॉर हो गया, तब तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कर ही नहीं सकते, तो आप लोग तो डिस्चार्ज हो ही गए। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं आएगी, बट अगर चीज़ें ठीक है और फिर भी आप नहीं करते हो, मतलब लॉ के हिसाब से वेल एंड गुड है, लॉ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, है ना, लॉ आपको बोल रहा है करने के लिए, कहीं आपको एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो क्या होगा, तो वो ब्रीच होगा। अब ब्रीच दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंटिसिपेटरी, एक होता है एक्चुअल। इसमें डिफरेंस क्या है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ए जो है वो बी को बोलता है कि तुम मुझे दिसंबर में क्या करना, कि कुछ गुड़ होता ना, तो मुझे दिसंबर में गुड़ सप्लाई करना। ठीक है। अब क्या होता है कि
वो नवंबर में ही क्या करता है, 1 नवंबर को ए जो रहता है वो मना कर देता है, कहता है हम तुम्हें गुड सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। मतलब अभी वो तारीख आई नहीं है, दिसंबर अभी आया नहीं है, बट उससे पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है। अब जब एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है तो पार्टी के पास 2 ऑप्शन है, या तो क्या करे कि उसी टाइम वो क्या करे कि एक्शन ले सकती है, जो भी एक्शन लेना है उसको उसी टाइम इमीडिएट एक्शन ले सकती है, या तो ये कर सकती है कि वो वेट करे कि जब तक दिसंबर आए तब तक। लेकिन अगर मान लो वेट कर रही है तो वेट कैसे करते हैं, वेट इस अजम्पशन के साथ करते हैं क्या पता अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर दे। तो अगर मान लो बीच में वो वेट कर रही है दिसंबर तक का और 1 नवंबर को उसने मना किया, लेकिन मान लो 29 नवंबर को कहता है मैं फुलफिल करूंगा, तो पार्टी कुछ नहीं कर सकती, पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो पहले ही एक्शन ले ले, नहीं तो क्या कहते हैं उस तारीख का वेट करें। और ये होता है हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो क्या है, 2 ऑप्शन है, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली या फिर वेट फॉर द अपॉइंटेड डे ऑफ परफॉर्मेंस। एक इससे रिलेटेड केस भी है हमारे पास, ठीक है, इस ऑक्स्टर वर्सेस डेलाटोर। इसमें क्या हुआ था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें ये हुआ कि ए ने क्या कहते हैं कि बी को, ध्यान रखना इसमें है ना, ए और बी के नाम से कंफ्यूज मत होना, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ है ना। एक किसी इंसान ने दूसरे इंसान को रखा कि वो यूरोप पे टूर पे जाएगा, तो उसे रखा। अब क्या कहते हैं कि ये जो टूर था 1 जून से स्टार्ट होना था। अब 11 मई को जो होता है, ए जो रहता है वो मना कर देता है कि हमें तुम्हारी सर्विसेज नहीं चाहिए। अब ये क्या कहते हैं कि ये 22 मई को सू कर देता है। 1 जून को होना था वो टूर शुरू, और 11 मई को मना कर देता है और 22 तारीख को केस फाइल कर देता है। तो कोर्ट ने ये बोला कि हाँ इसके पास राइट है, ये 1 जून से पहले एक्शन ला सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे वेट करना पड़ेगा 1 जून तक का, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। चलिए अब ये रिपीट हो गया, ओके, हाँ वही एडिटर सर, चलिए कोई नहीं। अगला है वेट फॉर द अपॉइंटेड डे ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये आपको क्लियर ही है कि हम उस तारीख का इंतज़ार करें, जैसे उस केस में था जो अभी हमने केस पढ़ा, तो उसे उधर 1 जून तक इंतज़ार करना है। 1 जून तक इंतज़ार करेगा, उसे परफॉर्म करते हैं उसके अंदर वेल एंड गुड, और नहीं करता है तो फिर वो एक्शन ले सकता है। फिर इससे रिलेटेड हमारे पास एक केस है, फूलचंद फतेहचंद वर्सेस जुगल किशोर गुलाब सिंह। इसमें क्या बोला था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो अलाइव रखा है, मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि जब तक वो दिन नहीं आ जाता, तो प्रॉमिसर चाहे तो बीच में परफॉर्म कर सकता है, भले से उसे पहले मना किया था। जैसे 11 मई को उसने मना किया और वो चाहे तो, और वो इंतज़ार कर रहा है 1 जून का, तो उस तारीख में 1 जून से पहले वो कभी भी कह सकता है मैं करूँगा, और उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। ये केस था। वैसे तो इतना कोई मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। थर्ड है हमारे पास डॉक्ट्रिन बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। मतलब अब जो कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टीज ने आपस में डिसाइड किए थे, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टी ने डिसाइड किए थे, अब वो फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अब इम्पॉसिबल हो चुका है, तो क्या हो जाता है, दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। अभी जो इम्पॉसिबिलिटी है ना, मतलब इम्पॉसिबल है, 2 तरीके की है, एक है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, आगे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, मतलब जब आपने अग्रीमेंट फॉर्म किया था ना, उसी टाइम पे इम्पॉसिबल था। जैसे आप लोग अग्रीमेंट करते हैं कि ये कुछ मंत्र बोलेगा और ज़मीन में से क्या है, तेल निकलेगा, ऑयल निकलेगा, तो ये क्या है, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। ये जब मैंने अग्रीमेंट फॉर्म किया था तभी से इम्पॉसिबल था। कैसे निकाल दोगे, मंत्र फूक के क्या ज़मीन में से ऑयल निकल जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है, जब अग्रीमेंट किया था तब तो ठीक था, तब पॉसिबल था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, बाद में इम्पॉसिबल हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो लोग शादी करेंगे, लेकिन बी जो बाद में रहता है वो पागल हो जाता है, मैड हो जाता है, तो अब क्या होगा, भी इम्पॉसिबल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं, दोनों की कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहती है। जैसे क्या कहते हैं, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कोई पर्टिकुलर चीज़ सेल करने के लिए, मान लो कॉफ़ी सेल करने के लिए। अब क्या, वो जो कॉफ़ी है वो बैन हो जाती है, कॉफ़ी का जो ये ट्रेडिंग है वो बैन हो जाती है, तो ये वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ठीक था, लेकिन बाद में क्या कहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया।
तो बेसिकली आप लोग देखोगे ना तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक कंसेप्ट होगा और एक होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना वो इंग्लिश कंसेप्ट है। तो आपको मैं इंग्लिश का भी, इंग्लैंड का जैसे लॉ है वहाँ का भी थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो इंग्लैंड में पहले क्या था, अब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी चलती थी। मतलब ये है, पेरेडिन वर्सेस जेन मिस की बात हुई थी। इसका मतलब ये है ना कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में, आप लोगों ने, चंगू मंगू ने आपस में एक बार ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद उनको परफॉर्म करना ही होगा चाहे कुछ भी हो। ये कहता था अब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लेकिन बाद में पता चला कि यार ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, इससे तो बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। मतलब ये कहने का मतलब था एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट है, वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इससे तो बहुत दिक्कत हो रही थी। अब ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि हमेशा ही हो पाए ऐसा। एक बार जो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना, जैसे मैंने बोला कि कॉफ़ी के रिगार्डिंग, पहले कॉफ़ी लीगल थी बट बाद में बैन कर दी गई। तो फिर क्या हुआ कि टेलर वर्सेस क्लैडवेल के केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने इस रूल को चेंज कर दिया, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो रही थी। तो फिर कोर्ट जो है किसका क्या लेके आई, नया कंसेप्ट लेके आई, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स। इम्प्लाइड कंडीशन मतलब क्या कहते हैं कि अब अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इम्प्लाइड है पार्टीज के बीच में कि अभी से ये फुलफिल नहीं करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक ने क्या कहते हैं कि म्यूजिक हॉल दिया था, मतलब उसको म्यूजिक हॉल किराए पे लेना था। अब क्या हुआ, म्यूजिक हॉल में आग लग गई। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब इसको पैसा थोड़ी देना होगा, अभी पैसा थोड़ी देगा ये, आप मतलब क्या हो गया, दोनों रिलीज हो गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इम्प्लाइड टर्म्स का। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा बट अंडरस्टूड है कि अगर आग लग गई, हॉल डिस्ट्रॉय हो गया जिसमें फंक्शन होना था, तो कोई भी पार्टीज बाउंड नहीं रहेगी, किसी को भी कुछ नहीं देना, दोनों पार्टीज जो है कोई भी बाउंड नहीं रहेगा। तो ये क्या बात करते हैं, ये बताता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स। उसके बाद फिर हमारे पास एक और कंसेप्ट था, थ्योरी ऑफ क्वालिफाइंग पावर ऑफ कोर्ट। इसका मतलब ये था, ये इस केस में था, ब्रिटिश मूवी टू न्यूज़ लिमिटेड। इसमें ये बोला गया कि कोर्ट के पावर के बारे में बताता है कि कोर्ट जो है किसी चीज़ को वो क्वालिफाई कर सकता है। मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, तो किसी टर्म्स एंड कंडीशन को कह सकता है कि अब्सोल्यूट टर्म है, आपको फॉलो ही करना है। एक तरीके से ये कोर्ट की पावर है, क्वालिफाइंग पावर ऑफ द कोर्ट, मतलब वो किसी चीज़ को कह सकता है कि इसे फॉलो करना है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना, ये सिर्फ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी तक ही नहीं है, बट ये उस इम्पॉसिबिलिटी तक भी है जो मटेरियलाइज नहीं हो पाती, जैसा हम लोगों ने सोचा वैसे नहीं हो पाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, केस से आपको समझ आएगा, आपको लगेगा क्या उलूल जुलूल बोल रही हूँ। एग्जांपल देती हूँ, टेलर वर्सेस क्लैडवेल का केस था। इस केस में क्या होता है कि सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्रेल वर्सेस हेनरी का केस। टेलर वर्सेस क्लैडवेल तो बता दिया। इस केस में क्या होता है कि एक किसी ने फ्लैट खरीदा था एक, वहाँ पे क्या था कि जो किंग था, किंग की प्रोसेशन निकलनी थी, है ना। आप लोग ऐसा समझो, मैं आप लोग को समझाने के लिए बोल रही हूँ, जुलूस निकलना था, है ना। तो राजा जी निकल रहे थे, उनका जुलूस निकलना था। अब क्या कहे, उस आदमी ने हॉल बुक किया कि ऊपर से देखूंगा राजा जी की जुलूस निकलेगी तो। अब भैया क्या हुआ कि राजा जी ने जुलूस ही नहीं निकाली, तो हॉल बुक करना बर्बाद हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि दोनों में प्लेंटिफ जो है वो पैसा नहीं मांग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया ना, पर्पस ही कॉन्ट्रैक्ट का डिफीट हो गया, मैंने लिया ही इस वजह से था। तो ये तो था हमारा इंग्लिश लॉ का। अब बात करते हैं इंडियन लॉ में। तो इंडियन लॉ में क्या कहते हैं कि ये सेक्शन 56 में दे रखा है इम्पॉसिबिलिटी, और 2 पैरा के अंदर ये चीज़ें दे रखी हैं। तो पैरा 1 क्या कहता है, पैरा 1 ये कहता है कि अगर हम लोग किसी ऐसी चीज़ का अग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है करना, जैसे हम बोले कि मंत्र से नीचे से तेल निकाल देना, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। पैरा 2 ये बोलता है कि उस टाइम जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था उस टाइम तो था उसे फॉलो करना पॉसिबल, लेकिन बाद में ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए कि इम्पॉसिबल है तो वॉइड हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता, मतलब कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से उस चीज़ का करना अनलॉफुल हो जाता है। तो जो पैरा 1 है वो हमारे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है, पैरा 2 हमारा सब्सिक्वेंट या फिर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है। तो ये कुछ लीडिंग केस लॉज हैं जो कि हमारे इससे रिलेटेड है। पहला है सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनी राम बांगुर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो वर्ड इम्पॉसिबल यूज है सेक्शन 56 में, ये दोनों फिजिकल और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी दोनों कवर करता है। फिजिकल मतलब सब्जेक्ट मैटर, और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी इन दोनों चीज़ को कवर करता है। कोर्ट ने यह भी बोला कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स या डॉक्ट्रिन ऑफ क्वालिफाइंग पावर ऑफ द कोर्ट, ये सब जो हमने पढ़ा ना, इंडिया में इसकी कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा हर चीज़ कोडिफाइड है, हमारे पास सेक्शन 56 है।
जो हमारे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ना, ये हमारा फ्रस्ट्रेशन जैसा ही है, जैसे इंग्लिश लॉ में। बट कोर्ट ने ये बात कही कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा वाइड है। ये सीयूटी पीजी के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वाइड है कि ये है, वो आपको बता रही हूँ, वरना चीज़ समझ नहीं आएगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम फ्रस्ट्रेशन की बात तो कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना इससे थोड़ा सा और बोलूँगी फिर नहीं बोलूँगी। ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए। सेल्फ इंड्यूस्ड मतलब मैंने खुद से ना कोई चीज़ क्रिएट कर ली हो जिसकी वजह से इम्पॉसिबल है हो पाना, तो वो एक्चुअली में इम्पॉसिबल हो। ऐसा ना हो कि मैंने ही कुछ ऐसे कर लिया, है ना, मतलब मेरे एक्ट की वजह से नहीं होना चाहिए। जैसे मैरीटाइम नेशनल फिश लिमिटेड वर्सेस ओशन ट्रेवलर्स लिमिटेड में बात करेगी। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच में, मैं क्या करती हूँ, लंदन भाग जाती हूँ, लंदन चली जाती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अरे भैया अब तो नहीं हो पाएगा, मैं खुद गई ना लंदन, फिर ये थोड़ी कह सकती हूँ फ्रस्ट्रेट हो गया। सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर बताएगा वो। अगली चीज़ क्या, कमर्शियल हार्डशिप। कमर्शियल हार्डशिप को इम्पॉसिबिलिटी नहीं कहनी चाहिए। जस्ट बिकॉज क्या होता है कि कोई चीज़ महंगी हो गई, या मान लो कहीं पे होता है ना कि स्ट्राइक वगैरह चीज़ें पड़ जाती हैं, रोड वोड ब्लॉक हो गया, तो इसको ये नहीं कहना चाहिए। थोड़ी बहुत कमर्शियल हार्डशिप जो होती है, इसको ये नहीं कहना चाहिए कि फ्रस्ट्रेट हो गया। इस ग्राउंड पे आप फ्रस्ट्रेशन तो नहीं प्लेड कर सकते। जैसे यहाँ पे हमारे पास केस है सचिंद्र नाथ वर्सेस गोपाल चंद्र। इसमें क्या कहते हैं कि प्लेंटिफ ने कुछ जगह दी डिफेंडेंट को रेस्टोरेंट के लिए, और फिर उसने मतलब बेसिकली ये बोला ना कि मैं तुमको ज़्यादा रेंट दूंगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश ट्रूप्स वहाँ पे रुके हुए थे। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश जो थे वो लोग वहाँ से चले गए। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि हमसे फ्रस्ट्रेशन नहीं कह सकते, ये क्या है, ये कमर्शियल हार्डशिप है। तो बेसिकली सवाल ये उठा होगा, पैसा कम देना चाह रहा होगा बाद में, तो फिर बोला गया कि अरे अब तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, बाहर चले गए, ये जस्ट कमर्शियल हार्डशिप है। फिर हमारे पास एक और केस है, मिस अलोपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बस आपको ध्यान रखना है कौन सा केस किससे रिलेटेड है। सीयूटीपीजी के लिए डेट सफिशिएंट, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का पेपर है, आप लोग को पेपर में पास होना है। इसमें क्या हुआ कि प्लेंटिफ जो था वो घी सप्लाई कर रहा था आर्मी पर्सनल के लिए, मतलब जो आर्मी वाले लोग थे उन लोगों को घी सप्लाई कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 आया और जो रेट है वो बढ़ गया। तो प्लेंटिफ ने बोला कि जो हमने पहले प्राइस तय किया था उसको उसमें भी बढ़ा देना चाहिए, बट से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो प्लेंटिफ ने बोला कि मुझे जो ज़्यादा पैसे उसने मांगे, जो डिसाइड हुए तो उससे ज़्यादा मांगे, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका था घी का। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इम्पॉसिबल नहीं हुआ है या फिर अनलॉफुल नहीं हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है, पार्टी चाहे तो कर सकते थे। हाँ, कमर्शियल हार्डशिप हुआ है, थोड़ा सा पैसा बढ़ गया तो क्या कर सकते हो परफॉर्म, देयर इज नो इशू इन इट। अगला हमारे पास मतलब इस आप ये नहीं कह सकते कि प्राइस बढ़ गया है ना, अब तो ये हम नहीं परफॉर्म कर सकते ना। आप मतलब ये तो नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि अब हम फ्रस्ट्रेशन प्लीड कर रहे हैं, हम इसको पैसा देने के लिए लायबल नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो। फ्रस्ट्रेशन कहाँ से हो जाएगा, कमर्शियल हार्डशिप है ना, तो उसमें थोड़ा फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। अब फ्रस्ट्रेशन के क्या ग्राउंड्स हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो अगर मान लो जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज़ को ही लेके हमने किया था, तो वही डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या ही कहना, है ना। जैसे मान लो कि हॉल को लेके हमने एग्रीमेंट किया था कि यहाँ पे कॉन्सर्ट करना है, हॉल ही ख़राब हो गया, हॉल ही में आग लग गई, तो फ्रस्ट्रेशन बोलेंगे ही ना भैया। अगला चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, मैंने केस लॉज भी लिखे हैं। जोसेफ स्टीमलाइन लिमिटेड वर्सेस इंपीरियल स्मेल्टिंग कॉरपोरेशन, स्मेल्टिंग है ना। कोर्ट ने बोला कि अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ यहाँ पे किसकी बात हो रही है, परिस्थितियों की, तो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें उस चीज़ को परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रस्ट्रेशन हो गया। तीसरा क्या, नॉन अकरेंस ऑफ द कंटेम्पलेटेड इवेंट। जैसे क्रेल वर्सेस हेनरी का केस पड़ा था, राजा जी का जुलूस निकलना था, हॉल बुक कर लिया था उस आदमी ने। अब यहाँ पे कंटेम्पलेटेड इवेंट क्या था, राजा जी का जुलूस, वही निकला ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगला क्या है, डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो अगर सपोज वही जैसे किसी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि म्यूजिक आपको आके, म्यूजिक कॉन्सर्ट है, आपको आके गाना गाना है, अब वो इंसान ही मर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, अब आत्मा से कोई थोड़ी गवाएगा। दैट्स वेरी लॉजिकल, राइट। फिर अगला ग्राउंड्स ऑफ इसमें है गवर्नमेंट इंटरवेंशन वॉर। तो वही गवर्नमेंट किसी चीज़ को, जैसे केस है मैंने बताया था ना, भूतलिंग एजेंसीज वर्सेस वीटीसी परियास्वामी। इसमें क्या कहते हैं कि कोई चीज़ है, जब आपने एग्रीमेंट किया तब तो ठीक था, लेकिन बाद में मान लो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया या वॉर वगैरह हो गया, तो ये सब क्या माना जाएगा, ये सब माना जाएगा कि फ्रस्ट्रेशन माना जाएगा। तो ये हमारे 3 ग्राउंड्स हो चुके हैं कि कैसे डिस्चार्ज हो सकती है पार्टीज। डिस्चार्ज शब्द का मतलब समझते चलना।
पार्टीज़ की कोई राइट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं है, पार्टीज़ जो हैं आज़ाद है, आज़ादी, ठीक है। चलिए अब हम अपना पढ़ते हैं अगला। अगला है हमारा डिस्चार्ज बाय नोवेशन, ऑल्टरेशन और रिसेशन। एक एक करके से पढ़ेंगे। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले ना एक बात ये ध्यान रखो कि अगर पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, इनिशियली अगर चंगू मंगू ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो बाद में अगर वो चाहे कुछ चीज़ें चेंज करना या कुछ ऑल्टरेशन करना, कुछ ऐड करना या एक दूसरे को आज़ाद करना कर सकते हैं। दे आर फ्री टू डू दिस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं लोगों ने तो बनाया ना, तो उन लोगों के पास ये पावर तो होनी ही चाहिए। तो जैसे वो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ एक दूसरे के लिए बनाते हैं, वो एक दूसरे के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग नोवेशन के बारे में। नोवेशन एक तरीके से मतलब होता है रिप्लेसमेंट। अगर मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, मोटी मोटी भाषा में से बोलते हैं रिप्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हम उसे नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ चेंज कर देते हैं। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो पार्टीज़ को भी बदल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और जब हमने पुराना कॉन्ट्रैक्ट को की जगह हम लोग नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, इससे पार्टीज़ क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगे। पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो पार्टी को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट देखना है, इससे ये लोग क्या होगा, डिस्चार्ज मतलब इससे कोई भी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं क्रिएट होंगी। फिर हमारे पास एक केस भी है, स्कार्फ वर्सेस जेरोलाइन। इसमें क्या कहते हैं कि कोर्ट ने नोवेशन का मतलब बताया और ये बोला कि जहाँ पे हम लोग नए कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसकी जगह पे, ओल्ड वाले की जगह पे, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोवेशन बोलते हैं। नोवेशन पढ़ते रहो, बट इसके एसेंशियल्स जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, मतलब वो एनफोर्सेबल होना चाहिए। पुराना कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारा वैलिड नहीं है ना, आप पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट तभी बनाओगे ना जब पुराना वैलिड है, एनफोर्सेबल है। पुराना कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो उसकी जगह पर नया थोड़ी बना रहे हो आप, वो तो आप ऑल टुगेदर नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। बात है कि नहीं। दूसरा क्या है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच्ड नहीं होना चाहिए, सेम बात। और जब नया कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बना रहे हैं तो सेम पार्टीज भी हो सकती है और डिफरेंट पार्टीज भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि हमने इसे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह रिप्लेस किया है, इसे साफ साफ लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि पार्टीज में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये था हमारा नोवेशन। अगला है हमारा ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के जो मटेरियल टर्म्स हैं उसमें चेंजेस करना। जैसे सपोज मैंने कहा था कि कार बेचूंगी, बट मैं कह रही नहीं, मैं अपनी बाइक बेचूंगी, कार नहीं बेचूंगी, मैंने अपना प्लान बदल लिया है। इसमें जो पार्टीज हैं वो सेम रहती हैं और पार्टीज खुद अग्री करती हैं कि दे विल ऑल्टर द कॉन्ट्रैक्ट। और अब जब वो लोग चेंज करते हैं तो जो पुराने कंडीशंस रहते हैं ना, उससे पार्टीज क्या होती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं, पार्टीज फ्री हो जाती हैं। वो पुराने जो भी टर्म्स हैं उसको मानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि नया बना रहे हैं ना, तो पुराना क्यों मानेंगे। दैट्स अ कॉमन सेंस और कुछ नहीं है इसके अंदर। इतनी बार मैं बोल रही हूँ कॉमन सेंस, गुस्सा आपको बहुत आ रहा होगा, माफ़ करना मेरे को, बट ये कॉन्ट्रैक्ट में और इतना कुछ है नहीं। अगला हम लोग पढ़ते हैं रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रहता है ना, पार्टीज उसे बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कोई नया कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं लेते हैं, जैसे नोवेशन में था नया लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया लेते हैं। अगला सेक्शन 63 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेमिशन ऑफ परफॉर्मेंस। जिस पार्टी के पास अगर राइट है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले सेट कर सकती है, तो ऑब्वियसली बाद में उन पार्टीज के पास राइट भी है, वो चाहे तो रेमिट कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं। रेमिट मतलब कम करना। जैसे मान लो किसी ने नोट्स के लिए चंगू ने 2000 रुपये मांगे, तो चंगू कह सकता है कि भैया तुम 1000 रुपये दे देना, तुम पढ़ लो, पास हो जाओ। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। डिस्पेंस विद इट, वो कहता है भैया तुम फ्री का ले जाओ। दूसरा क्या है, जो परफॉर्मेंस का टाइम है उसे बढ़ा सकते हैं। जैसे चंगू ने मंगू से कहा कि 1 हफ्ते के अंदर पैसा देने के लिए, बट 1 हफ्ते के अंदर नहीं दे पाएगा, तो चंगू ने कहा कोई बात नहीं भाई है तो 2 हफ्ते ले ले। और उसके बाद अगर चाहे तो ठीक है, अब मान लो पैसे नहीं दे पा रहा है ना, तो वो बोल सकते हैं ठीक है भाई पैसे नहीं दे पा रहा, तो एक काम कर, तेरे पास एक बुक होगी, तो मुझे वो बुक दे दे, वो बुक मेरे काम की है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ये है हमारा पूरा जो कंसेप्ट था रेमिशन का। अगला पढ़ते हैं रेमिट और डिस्पेंस। तो रेमिट और डिस्पेंस ये जो वर्ड है जिसके बारे में बात करते हैं। रेमिट मतलब कम कर देना, डिस्पेंस मतलब एकदम ही हटा देना।
तो जो पार्टी जो कह सकती है कि ये परफॉर्म करना है, जैसे चंगू के पास राइट है 2,000 रुपये मांगने का, तो ये भी तो मना भी तो कर सकते हैं कि मत दो, उसके हाथ में है। तो वेवर वेव करने का राइट है, कहने का मतलब क्या है, वेव करने का राइट है। लेकिन ये जो वर्ड वेवर है ना, ये एक्ट में कहीं पे भी नहीं यूज हुआ है। बट एक केस है जगत बंधु चैटर्जी वर्सेस नीलिमा रानी, यहाँ पे बोला गया कि जो वेवर है वो ये सिग्निफाई करता है कि मेरे राइट से मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब मेरे पास राइट था तुमसे 2,000 रुपये लेने का, मुझे वो नहीं चाहिए। वही नॉर्मल जो वेवर का मतलब है, बस इन लोगों ने केस लिख दिया और क्या। अगला मैंने आपको बता ही दिया कि टाइम जो है परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो चंगू ने कहा कि भाई है तो मेरा तो 1 हफ्ते नहीं, चल तो 2 हफ्ते में दे दियो, 2 वीक का टाइम दे दिया। बट अगर मान लो क्या कहते हैं कि उसे कंपनसेशन चाहिए, तो कंपनसेशन मांग सकता है। चंगू कहे तो बोल सकता है कि तुम मुझे देरी में पैसा दे रहे हो, है ना, मुझे और काम करना था, मुझे लोगों को हायर करना था, और तुम जो है मुझे पैसा जल्दी नहीं दे रहे, तो मेरा काम रुका हुआ है। तो कहेगा कि तुम मुझे 500 रुपये और एक्स्ट्रा दोगे, तो 5,000 नहीं 500 रुपये एक्स्ट्रा तो मांग सकता है। लेकिन पहले बताना पड़ेगा, बाद में नहीं कहेगा भाई 500 रुपये और दो, 500 रुपये और दो, हाँ ये नहीं चलेगा, पहले ही बताना पड़ेगा, है ना, पहले ही नोटिस देना पड़ेगा। लास्टली क्या हमारा अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, यही चीज़ें जो हम पढ़ रहे थे ना, वही बात कहता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, सेक्शन 63। अगर क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं पार्टीज़ के ऊपर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इलस्ट्रेशन से समझ आएगा। मैं कहती, चंगू जो है वो कहता है कि 2,000 रुपये तो मैं तुम्हें पीपीटी दे दूंगा, बट मंगू कहता है मेरे पास 2,000 रुपये है, तो चंगू कहता है बस 500 रुपये दे दो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अगर पार्टी सेटिस्फाइड है, दो लोग जो कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड है, तो आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते, आओ आओ कोटा तुम्हारा राइट है, 500 रुपये में कैसे कर रहे हो, 2,000 रुपये लो, 2,000 रुपये लो, ये सब नहीं अलाउड है ना। ये अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का प्रिंसिपल कहता है। जब इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट किए हैं, ये इसकी पीपीटी है चंगू की, इसकी मर्जी 500 रुपये में दे, फ्री का दे, 2,000 रुपये में दे, आपका क्या जा रहा है, समझ आई बात, है ना। तो यही आज हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्चार्ज में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ा हम लोगों ने, आज़ादी, कब पार्टीज एक दूसरे से आज़ाद हो जाती हैं, कब पार्टीज को टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना होता। आप लोग पता है एक ना ऑनलाइन क्लास के बड़ा नुकसान है, आप लोग ना एक्सप्रेशंस नहीं देख पाते। अब नोट्स दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से एक्सप्रेशन नहीं देख पाते हो और मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, मैं फुल एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप लोग सामने ही हो। बट एनी हाउ, तो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पार्टीज आपस में डिसाइड करते हैं तो जो मर्जी जैसे चेंज करना चाहे कर सकते हैं, अगर दोनों पार्टीज की सहमति है तो। तीसरा इंसान आके कोई कुछ नहीं कह सकता, लॉ कुछ नहीं कहेगा बीच में। तो हम लोगों ने पढ़ा डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज पढ़ा कि कब पार्टीज एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, कब उनका कोई राइट एंड लायबिलिटी नहीं रहता, कब उन लोग के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती, वो आज़ाद पंछी बन जाती हैं, तितली बनूं उड़ती फिरूं, लाइक दिस, समझ गए ये है इसका साफ मतलब। अगर एक गाने में वो क्या क्या समय पे स्ट्राइक किया गाना, यही अगर नॉर्मल शब्द में समझाया जाए तो यही होता है डिस्चार्ज। आई होप इट इज़ क्लियर। किसी तरीके का डाउट होता है तो आप जो है मेरे से कमेंट में पूछिए, या इंस्टा पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की मदद करने के लिए। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।